नमस्कार दोस्तों, एग्जाम टारगेट परिवार में आप सभी का स्वागत है। हम लोग टेस्ट सीरीज कर रहे हैं एसएससी जेईई के लिए जो 2019 वाला है, 27 तारीख से होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज का। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल shown in the below figure about the lower edge AB। देखिए यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट नहीं पूछा है, लोग BH/12 करके तुरंत निकाल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरे क्वेश्चन को पढ़ा करिए, आप लोग निकाल के बताइए कितना होगा, फिर मैं बताता हूं। चलिए देखिए, एक रेक्टेंगल है ये, ठीक है। इसकी चौड़ाई कितना दिया है, 2 मीटर, और डेप्थ जो दिया है वो 3 मीटर है। और ए बी इस एक्सिस के अबाउट जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, तो आपको डायरेक्ट पता है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं जो बेस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है रेक्टेंगल में, वो होता है BH3/3। लेकिन हमको नहीं पता है फॉर्मूला, हमको केवल यही पता है कि सेंट्रल एक्सिस के अबाउट हमें होता है IgG, जो होता है वो होता है BH3/12। हमको यही पता है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको जो है इसके अबाउट आपको पता होगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो आई एक्सिस किसी भी जो है एक्स एक्सिस के अबाउट अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो आप क्या करते हैं, IgG प्लस AH² कर देते हैं, है ना। तो आई एक्स आप IAB के अबाउट निकालना है, तो IgG क्या हो जाएगा, BH3/12। एरिया इसका क्या हो जाएगा, B इंटू H² मतलब यहां से यहां की दूरी कितना है, h/2 ही तो होगा, h/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको कैलकुलेट करिए आप, तो क्या हो जाएगा, BH3/12 प्लस BH3/4 हो जाएगा। ठीक है, इसको लेंगे आप तो 12, इसका एलसीएम करेंगे 12, तो हो जाएगा BH³ प्लस 3BH³, तो 4BH3/12 यानी BH3/3। ठीक है, आ गया ना। IAB के अबाउट जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा BH3/3 आ जाएगा। अब इस BH3/3 पर आप रखेंगे V की वैल्यू 2, H की वैल्यू 3 रखेंगे, इसको निकालेंगे तो कितना आएगा आंसर, निकाल के बताइए आप लोग। हाँ, 18 मीटर की पावर 4। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, द रेसिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट फॉर वाटर टू बी सप्लाइड अप टू 5 स्टोरी हाइट, द प्रेशर इन द डिस्ट्रीब्यूशन मेन मस्ट बी। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे हैं आपके जो याद करने होते हैं, डायरेक्ट आते हैं ये क्वेश्चन। मतलब आप समझ जाइए, अगर 100 नंबर का पेपर हो रहा है एसएससी का, तो 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हो सकता है आपको पहली बार दिखे हो, या फिर ऐसे हो जिसको आपको डायरेक्ट डेटा जो है पूछा गया हो। ठीक है, तो आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, इसके लिए परेशान नहीं होना है आपको। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2 से 4 kg/cm²। ठीक है, 5 स्टोरी बिल्डिंग के लिए। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा द रेशियो ऑफ pH टू POH ऑफ फ्रेशली डिस्टिल्ड वाटर विल बी। देखिए ये क्वेश्चन आपको घुमाया, थोड़ा आंसर आप लोग बताइए, फिर मैं बताता हूं। चलिए देखिए pH और POH आपको पता है, pH का मान भी 1 से 14 तक बढ़ता है और POH का भी। देखिए अलग अलग अगर पूछेगा तो pH का मान भी 1 से 14 तक बढ़ता है, मतलब। और हाँ, और अगर POH की बात किया तो वो भी 1 से 14 तक बढ़ता है। ठीक है, अलग अलग की बात कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आपको पता है कि डिस्टिल वाटर है तो आपका pH भी 7 होता है और POH भी 7 होता है, तो आप इनका रेशियो अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, 1 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन लेवलिंग बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B ऑन अपोजिट बैंक ऑफ रिवर। एक रिवर है, ठीक है, एक कोई रिवर है, ये रिवर आपकी जा रही है, इधर एक पॉइंट A हो गया आपका, इधर एक पॉइंट B हो गया। ठीक, चलिए अब देखते हैं कि लिखा है द इंस्ट्रूमेंट वाज सेट अप नियर द A एंड द स्टाफ रीडिंग ऑन A एंड B वर 2.107 एंड 3.335। आप एक टेबल बनाएंगे इसके लिए। ठीक है, ये रिवर हो गया, आप इसको मिटा दीजिए, वहां रिवर बनाने नहीं जाएंगे आप। ठीक है, आप एक टेबल बना लीजिएगा, थोड़ा सा छोटा सा टेबल। ठीक है, यहाँ पे आप लिखिएगा किस स्टेशन पर आप जो इंस्ट्रूमेंट लगा रहे हैं, और A पर रीडिंग, B पर रीडिंग। ठीक है, तो अगर आप A के नजदीक लगा रहे हैं तो A पर रीडिंग और B पर रीडिंग कितना आ रही है, देखिए A पर आ रही है 2.107 और B पर कितना आ रही है 3.335।
ठीक है, आप तुरंत बी पर स्टॉप रखेंगे और बी पर रीडिंग देख लेंगे। तो लिखा द इंस्ट्रूमेंट वाज मूव्ड टू सेट अप द नियर द वी एंड द रिस्पेक्टिव रीडिंग स्टॉप रीडिंग ऑन ए एंड बी वर 1.934 एंड 3.076। ठीक है, तो आपको बताना है व्हाट इज द ट्रू डिफरेंस ऑफ द लेवल ए एंड बी, मतलब ए और बी के लेवल में जो ट्रू डिफरेंस कितना है। तो देखिए हमको आप एक बात बताइए, यहाँ पे एक कॉलम और बना लेंगे। ठीक, अब हमको बताइए कि जहां पर स्टाफ रीडिंग कम आती है, अगर आपका स्टाफ सीधा रखा हुआ और स्टाफ रीडिंग कम आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो सतह जो है ऊंची है, और जिसका स्टाफ रीडिंग ज्यादा आ रहा है मतलब वो खड्ड है, मतलब गहरा है। कहने का मतलब अगर ये आपकी सतह है, ठीक है, ये सतह है, तो यहाँ पर स्टाफ रखेंगे तो रीडिंग कम आएगी, मतलब ये सतह ऊंचा है इसके तुलना में, यहाँ पर स्टाफ रीडिंग ज्यादा आएगी, मतलब यहाँ पर ए ऊंचा है और यहाँ पर भी ए ऊंचा है। ये आपको पता चल गया। तो जो ऊंचा है उसको यहाँ ब्रैकेट में लिख लेंगे पहले। अगर दोनों के लिए सेम ऊंचा है, ठीक है, सेम हाइट पर, मतलब कहने का मतलब हुआ कि दोनों में अगर ए ऊंचा है या बी ऊंचा है, तो दोनों के रीडिंग का डिफरेंस निकाल लीजिए आप। यहां से इसको घटाइए, मान लीजिए x1 आ गया, यहां से इसको घटाइए, मान लीजिए x2 आ गया। ठीक है, और दोनों में जो है सेम ए पॉइंट हाइयर है, इसमें भी ए पॉइंट हाइयर है, तो क्या करेंगे, जो लेवल का ओरिजिनल डिफरेंस होगा वो x, वो हो जाएगा x1 प्लस x2/2। ठीक है, और अगर यहाँ पे ए ऊंचा होता, यहाँ पे बी ऊंचा होता, या फिर यहाँ बी ऊंचा होता, यहाँ ए ऊंचा होता, तो यहाँ पे प्लस की जगह पर x1 माइनस x2/2 करते, और जो वैल्यू आती वो आपकी ट्रू लेवल में डिफरेंस होता। ठीक है, तो इस चीज को आप जो है ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आता तो लगभग सेम वाला ही ऊंचा है तो कर ले जाते हैं, लेकिन कभी कभी अगर आपको कभी एग्जाम में दे दे कि यहाँ पर इसकी रीडिंग ज्यादा दे दे, इसकी कम दे दे, और इसकी यहाँ इसकी कम दे, इसकी ज्यादा दे दे, अलग अलग अगर हो जाएगा तो डिफरेंस वाला लगेगा, और अगर आपका सेम जो है ऊंचा है तो आपका प्लस वाला लग जाएगा। ठीक, तो आंसर कितना आएगा बताइए, इसको कैलकुलेट करिए भाई, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, जो दोनों रीडिंग आए उनका जो है प्लस करके बाई 2 कर दीजिए, जो आएगा वही जो है ट्रू डिफरेंस होगा। ठीक, तो अगले क्वेश्चन पे चलें, समझ में आ गया ना? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द डिटरमाइन रिड्यूस्ड लेवल ऑफ अ पॉइंट यूजिंग राइज एंड फॉल मेथड। राइज एंड फॉल मेथड का अगर आप यूज कर रहे हैं तो इनमें से कौन सा जो है सही होगा, कौन सा तथ्य सही होगा? देखिए, इन इफ अ स्टाफ रीडिंग, फॉर रीडिंग की बात कर रहा है, इज ग्रेटर देन द प्रीसीडिंग पॉइंट, देन देयर इज अ राइज। देखिए ये क्या रहा है, कह रहा है कि जो आपका रीडिंग है, फोर रीडिंग है, वो पिछले वाले रीडिंग से अगर क्या कह रहा है, ज्यादा आ रहा है, तो वहां पे राइज होगा। और मैंने अभी बताया कि अगर स्टाफ रीडिंग ज्यादा आती है, इसका मतलब वो जो है जमीन का स्तर नीचे गिर रहा है, मतलब वहां पे यहाँ का लेवल यहाँ के लेवल में अंतर होगा, ये लेवल नीचे होगा, ये ऊंचा होगा। तो ये कह रहा है कि अगर स्टाफ रीडिंग बढ़ रही है तो राइज होगा। कैसे राइज होगा? फॉल हो जाएगा ना, यहाँ पे फॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। इफ आई स्टाफ रीडिंग फोर रीडिंग इज ग्रेटर देन दैट ऑफ that at preceding point then there is a fall and smaller then there is a rise। देखिए अब यहाँ पर देखिए, अगर लिखा है if staff reading is greater than that of preceding point, ठीक है, अगर आपका जो है स्टाफ रीडिंग preceding point से greater than है तो then there will be fall। देखिए वही मैं बता रहा हूं कि अगर आपकी स्टाफ रीडिंग ज्यादा है इसका मतलब वहां पे फॉल होगा, एंड इफ द स्मॉलर देन देयर इज राइज, अगर आपकी रीडिंग स्मॉल है तो वहां पे राइज होगा। यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, कैसे होगा? अगला क्वेश्चन आपका, द आर्बिट्रेरी लिमिट ऑफ वाटर कंटेंट एट व्हिच द सॉइल टेंड्स टू पास फ्रॉम द सेमी सॉलिड टू द सॉलिड स्टेट। अगर आपकी सॉइल मतलब सेमी सॉलिड से सॉलिड स्टेट में जा रही है तो उस समय जो वाटर कंटेंट होगा वो क्या कहलाएगा? आप बताइए, फिर मैं बताता हूं आपको। चलिए देखिए, जो कैसाग्रांडे साहब थे उन्होंने एक ग्राफ दिया था, उसमें देखिए यहाँ पर लिक्विड लिमिट था, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉइल था। तो देखिए पहले क्या होता था, कुछ समय तक वाटर कंटेंट बढ़ाने पर आपका जो वॉल्यूम होता था वो क्या रहता था, जो है कांस्टेंट रहता था, लेकिन उसके बाद क्या होता था, बढ़ने लगता था। इस लिमिट को हम कहते थे श्रिंकेज लिमिट। फिर यहाँ से जो स्टेट होता था वो सॉलिड स्टेट में सॉइल रहती थी, लेकिन इसके बाद क्या होता था, वो सेमी सॉलिड में होता था।
और इसके आगे जो लिमिट आती थी प्लास्टिक लिमिट, और सॉइल कैसी स्टेट में चली जाती थी, प्लास्टिक स्टेट में। फिर इसके आगे भी अगर हम जो है वाटर कंटेंट को बढ़ाते थे, यहाँ पे वाटर कंटेंट हुआ, ठीक है, और वाटर कंटेंट को बढ़ाते थे तो यहाँ पे लिक्विड लिमिट आती थी, और यहाँ पर सॉइल कैसी स्टेट में चली जाती थी, लिक्विड स्टेट में, ठीक है। तो उन्होंने क्या पूछा है कि अगर आप जो है सॉइल सेमी सॉलिड से सॉलिड में आ रही है तो कौन सा वाटर कंटेंट है, श्रिंकेज लिमिट है यहाँ पर, ठीक है। कौन सा होगा, श्रिंकेज लिमिट। समझ में आया? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है which of the below is not the condition that needs to fulfill the survey line और सर्वे स्टेशन। मतलब इनमें से कौन सी कंडीशन है जो सर्वे लाइन और सर्वे स्टेशन की जो कंडीशंस होती है उनको फुलफिल नहीं कर रहा है। मतलब कहने का मतलब जब कोई आप सर्वे करने जाएंगे तो आपको कोई जो है कुछ कंडीशंस होती है सर्वे की, उसको फुलफिल करना चाहिए, ठीक है। देखिए पहला छोड़िए, दूसरा, तीसरा और चौथा पहले पढ़ते हैं। दूसरा लिखा है द लाइन मस्ट रन थ्रू लेवल ग्राउंड एज पॉसिबल। इसका कहने का मतलब है कि अगर आपकी जो लाइंस है, सर्वे लाइंस, वो कि लेवल ग्राउंड से रन करनी चाहिए। देखिए ऐसा पॉसिबल तो है नहीं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जहां हम सर्वे करने जाएं हमको ऐसा फील्ड मिले जहां पर जो प्लेन हो हमेशा लेवल हो, ठीक है। तो ये भी सही है आपका। ठीक है, द मेन लाइन शुड बी वेल ट्राइंगल, ठीक है, वेल कंडीशन ट्राइंगल। वेल कंडीशन ट्राइंगल की कंडीशन क्या होती है कि जो एंगल्स होनी चाहिए वो 30 से 120 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। 30 सर्वे लाइंस के बीच का जो एंगल होना चाहिए वो 30 डिग्री से 120 डिग्री के बीच में होना चाहिए। तब क्या होगा, जब ये वेल कंडीशन ट्रायंगल्स को फॉलो करेंगे तो क्या होगा कि जो है एरर्स जो होंगी आपकी वो मिनिमाइज हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपका सही होगा। लिखा है द सर्वे स्टेशन मस्ट बी म्यूचुअली विजिबल। इसके कहने का मतलब है अगर आपका एक सर्वे स्टेशन यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो आप सर्वे कर रहे हैं तो आपको यहाँ से कम म्यूचुअली जो आपके बगल वाला सर्वे स्टेशन है वो तो दिखना ही दिखना चाहिए, फिर यहाँ से ये दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये भी सही है आपका। पहला जो है वही गलत है इसमें, ठीक है। अन्य तीन सही है तो पहला क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, ठीक। तो मतलब क्वेश्चन के अनुसार तो पहला ही सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है स्टॉर्म लास्ट फॉर 8 आवर्स एंड हैज अ यूनिफॉर्म इंटेंसिटी ऑफ 10 mm per hour। कहने का मतलब एक कोई क्षेत्र है, कोई भी जगह है, वहां पर वर्षा हो रही है कितनी इंटेंसिटी से, 8 घंटे तक वर्षा हो रही है, 8 आवर्स तक वर्षा हो रही है। और वर्षा की इंटेंसिटी, तीव्रता क्या है, तीव्रता है आपका 10 mm पर आवर। मतलब 1 घंटे में जो वर्षा की डेप्थ है वो कितनी है, 10 mm है। और आपका कितना, 8 घंटे तक लगातार वर्षा हो रही है। द टोटल ऑब्जर्व्ड रनऑफ वॉल्यूम, आपको दिया है रनऑफ वॉल्यूम। देखिए इसमें जो दिया है रनऑफ वॉल्यूम 25 mm3। आप बताइए कि अगर जो है 10 घंटे जो है 8 घंटे तक 10 mm पर आवर से वर्षा हो रही है और क्षेत्र का एरिया दिया है 400 किलोमीटर स्क्वायर, तो आपको रनऑफ जो है पहली बात तो 25 mm3 नहीं मिलेगा, ठीक है। 25 mm3 से नहीं मिलेगा। इसमें देखिए दो चीज आपको चेंज करना है। जो रनऑफ का वॉल्यूम दिया है वो दिया है 25 mm3, उसे आप करिए 25 मीटर क्यूब, ठीक है। और जो एरिया दिया हुआ है आपको करिए 400 किलोमीटर स्क्वायर की जगह पर 400 मीटर स्क्वायर करिए, ठीक। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको बताना है इन्फिल्ट्रेशन रेट। इन्फिल्ट्रेशन रेट का मतलब क्या हुआ कि अगर आपको मान लो 5 mm वर्षा हुई, 5 mm वर्षा हुई, 2 mm आपका क्या हुआ, रनऑफ हो गया, तो 3 mm कहां गया, 2 mm आपका रनऑफ हो गया, 3 mm कहां गया, 3 mm आपका जो है सॉइल में इन्फिल्ट्रेट होकर ग्राउंड वाटर में मिल गया। इसका मतलब अगर 5 में से 2 हटा देंगे तभी तो 3 mm आएगा। अगर हम क्या करें, अगर हम जो है हमको रेनफॉल इंटेंसिटी पता है 10 mm पर आवर, और अगर हम इसको याद कर ले रनऑफ इंटेंसिटी मतलब किस रेट से रनऑफ हो रहा है, अगर मान लीजिए उसे x mm पर आवर अगर हम याद कर ले तो इसमें से अगर हम माइनस कर देंगे इसको तो जो y mm पर आवर आएगा वही हमारा जो है इन्फिल्ट्रेशन रेट होगा। समझ में आया कि नहीं आया? हमको भाई रेनफॉल इंटेंसिटी पता है इतने mm पर आवर से वर्षा हो रही है, अगर हम यही रनऑफ याद कर ले कि कितने mm पर आवर से रनऑफ हो रहा है तो इसमें से अगर इसको माइनस कर देंगे तो वो हमारी इन्फिल्ट्रेशन रेट हो जाएगी, ठीक है। तो यही चीज हमको करना है। तो कैसे याद करेंगे इसको, देखिए एरिया आपको दिया हुआ है, आप डेप्थ याद कर लीजिए कितना जो है डेप्थ में आपका रनऑफ हुआ। देखिए तो एरिया डेप्थ अगर डेल्टा आप याद करेंगे तो 25 मीटर क्यूब अपॉन 400 मीटर स्क्वायर, इसको 10 टू द पावर, देखिए मीटर क्यूब उससे मीटर जो है कर दिया, मीटर बचा, इसे 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो mm हो जाएगा। क्योंकि आपको mm पर आवर में इंटेंसिटी याद करना है, mm में डेप्थ याद कर लीजिए। जो डेप्थ आई, मान लीजिए डेप्थ आपका x mm आ गई, अब 8 घंटे तक ऐसे ही रनऑफ हुआ तो 8 घंटे से इसको भाग दे दीजिए तो जो आपकी मतलब रनऑफ का रेट हो जाएगा, रनऑफ रेट आप कह सकते हैं वो निकल के आएगा x/8 mm पर आवर।
अब आपको पता चल गया, रेनफॉल इंटेंसिटी पता है, रन ऑफ रेट पता चल गया, तो आप जो है इन्फिल्ट्रेशन रेट आपको कैसे पता चलेगा, 10 माइनस एक्स अपॉन 8 इतना mm पर आर आ जाएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू आप कैलकुलेट करिए, कुछ करना नहीं है, 25/400 गुणे 10⁻³ यहाँ पे 1000 करिए आप। ठीक है, कितना हो गया, 25/125 62.5 आया आपका, और 62.5/8 करिए तो 78 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 7.8 आएगा समथिंग। ठीक है, 7.8 मान लीजिए आ गया, और 10 में से इसको घटा दीजिए, 10 माइनस 7.8 करिए, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 हाँ 2.2 के करीब है, 2.19 mm पर आर। देखिए 2.19 mm पर आर आ गया आंसर ना। बस आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं कैलकुलेटर की, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का है। ठीक है, तो कितना 2.2 mm पर आर। आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, बताइए, आ गया होगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपको। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है इन व्हिच ऑफ द सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम आर द फाइन ग्रेन्ड सॉइल सब डिवाइडेड इनटू लो, मीडियम एंड हाई कंप्रेसिबिलिटी। देखिए एक जो सॉइल का क्लासिफिकेशन पहले आया यूएससीएस, यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन, उस क्लासिफिकेशन को इंडियन स्टैंडर्ड वालों ने मॉडिफाई किया, मॉडिफाइड करके जो है इसको सब डिवाइड किया। तो अगर आपका ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आप लगाएंगे आईएस। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड लगाएंगे, यूएससीएस नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो टीसीएस सही कर रहा है वो आईएस क्लासिफिकेशन ही सही कर रहा है। ठीक है, तो आप इंडियन स्टैंडर्ड लगा देंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल अबाउट, ये तो हम करा चुके हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, लिखा है कि व्हेन अ सैचुरेटेड सॉइल डिक्रीज इट्स वॉल्यूम ऑफ सॉइल बाय ड्रेनिंग आउट ऑफ वाटर ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ अप्लाइड लोड इट इज कॉल्ड। मतलब कहने का इसका मतलब है कि अगर कोई सॉइल है आपकी, और उस पर जो है ग्रेजुअली लोड अप्लाई किया जा रहा है, और उसमें से पानी क्या हो रहा है, ड्रेन आउट हो रहा है, वाटर ड्रेन आउट हो रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि हम जो वाइड्स में पानी है उसको ड्रेन आउट कर रहे हैं। अगर हम वाइड्स से एयर को ड्रेन आउट करते हैं तो हम क्या कहते हैं, उसको कंपैक्शन कहते हैं। लेकिन जब पानी को ड्रेन आउट करते हैं तो कंसोलिडेशन होते हैं। ठीक है, तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि ये कंसोलिडेशन होगा। अब इसमें कोई कंडीशन ये नहीं कह रहा कि इससे भविष्य में कभी कंसोलिडेशन कराया गया है, तो कोई कंडीशन नहीं दिया। तो पहला कंसोलिडेशन आपका क्या होगा, प्राइमरी कंसोलिडेशन। क्या हो जाएगा, प्राइमरी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग भी आंसर दीजिए भाई, थोड़ा शेयर वर्क कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है रूट जोन डेप्थ इज 80 mm। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, कह रहा है कि जो रूट जोन डेप्थ है वो आपका 80 mm है। डेप्थ आपकी रूट जोन डेप्थ वो है 80 mm। कोई भी क्रॉप होगी 80 mm रूट जोन डेप्थ है इसका। एंड कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर इज 2.6 mm पर डे। आप लोग कंजम्पटिव यूज बताइए क्या होता है। कंजम्पटिव यूज होता है कि पौधों के द्वारा अपने पूरे ग्रोथ पीरियड में ट्रांसपायरेशन और इवेपोरेशन, मतलब इवेपो ट्रांसपायरेशन में यूज किया गया अमाउंट ऑफ वाटर आपका क्या कहलाएगा, कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर। हमने इरिगेशन पढ़ा है तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा है, आप लोग जरूर पढ़िए उसको। ठीक है, जो है प्लेलिस्ट है इरिगेशन की, और आप डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे तो इरिगेशन के प्लेलिस्ट का जो है लिंक दिया हुआ है, एस्टिमेटिंग का दिया हुआ है, फ्लूइड का दिया है, सॉइल का दिया है, सर्वे का दिया है। सारे सब्जेक्ट आप एक बार जरूर पढ़िए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। ठीक, अब बात करते हैं व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन रिक्वायर्ड फॉर अ पार्टिकुलर स्टेज ऑफ क्रॉप। किसी भी पार्टिकुलर स्टेज पर जो है मान लीजिए 8 दिन बाद, 10 दिन बाद, किसी भी पार्टिकुलर स्टेज पर जो है कितने दिन बाद आप फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन, मतलब इसके कहने का मतलब है कि कितने अंतराल पर आप जो है इरिगेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, कितने दिनों के अंतराल पर आप इरिगेशन प्रोवाइड करेंगे। व्हेन द अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल इन द सॉइल इज 30%। मतलब इस समय प्रेजेंट टाइम में आपका जो अवेलेबल वाटर है वो जो रूट जोन डेप्थ में अगर फुल मतलब फील्ड कैपेसिटी तक अगर पानी भर जा रहा है तो इस रूट जोन डेप्थ का केवल अवेलेबल अगर हम बात करें, दी अवेलेबल जो आपका वाटर है वो कितना है, वो 30% ही है। ठीक है, 30% है। और लिखा है इफ 0% ऑफ द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ अवेलेबल वाटर इन रूट जोन डेप्थ। इसके कहने का मतलब ये हुआ, ये जो लाइन जोड़ी गई है ये कह रही है कि जो आप अलाउ करेंगे कि इसके जो है
जो अवेलेबल वाटर है जब आपका 0% हो जाएगा फिर आप इरिगेशन नहीं प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ मतलब इसके अकॉर्डिंग आप इरिगेशन प्रोवाइड करेंगे। तो आप हमको एक बात बताइए कि ये जो रूट जोन डेप्थ था 80 mm था, तो डी अवेलेबल कितना हो जाएगा? डी अवेलेबल आपका हो जाएगा कितना, 80 गुणे 30/100 कितना हो जाएगा, 24 mm, ठीक है। 24 mm वाटर अवेलेबल है और यहीं पर आप जो है इरिगेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसके बाद आप प्रोवाइड करेंगे। मैक्सिमम वाटर कितना हो सकता था, 80 mm। जब आप इरिगेशन प्रोवाइड करेंगे तो 80 mm वाटर प्रोवाइड करेंगे, लेकिन इस समय कितना है, 24 mm। तो आप कितना अलाउ कर रहे हैं, कितना अलाउ कर रहे हैं, 24 mm तक जो है डेफिसिट अलाउ कर रहे हैं ना। तो मैक्सिमम अलाउबल डेफिसिट आपकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम अलाउएबल डेफिसिट क्या हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब आप जो है फील्ड के जो आपका मैक्सिमम वाटर जो आप अप्लाई कर रहे हैं 80 mm कर रहे हैं, फिर 80 mm से कितना वाटर कंटेंट तक आप वाटर को गिरने दे रहे हैं, फिर इरिगेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वही आपकी मैक्सिमम अलाउबल डेफिसिट। मतलब कितना आप अलाउ कर रहे हैं कि जो आपका वाटर कंटेंट है या आपकी वाटर है वो जो है सॉइल में इतने वाटर कंटेंट तक गिर जाए, फिर से हम इरिगेशन प्रोवाइड करेंगे। भाई 80 mm तक आपने प्रोवाइड किया, फिर आप जो है इंतजार करेंगे कि जो है 24 mm तक वाटर कंटेंट हो जाए, फिर हम जो है इरिगेशन फिर से प्रोवाइड करें। तो कितना अलाउ कर रहे हैं, 80 - 24 कितना हो जाएगा, 56 mm, 56 यही हो जाएगा ना। हाँ 56 mm आप जो है अलाउ कर रहे हैं। अब बताइए 56 mm जब वाटर आपका जो है 56 mm वाटर जो है मैक्सिमम अलाउबल डेफिसिट है और आपका इरिगेशन इंटेंसिटी ज्ञात करना है, तो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन आपको नहीं ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है कि जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन आपको ज्ञात करना है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन आपकी क्या हो जाएगी, देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन FW इसको बोलते हैं। तो होता क्या है, वो होता है मैक्सिमम अलाउएबल डेफिसिट अपॉन कंजम्पटिव यूज इन किसमें, जो भी आपकी यूनिट हो पर डे। अब देखिए आपकी कितना 26 mm आप मैक्सिमम अलाउ कर रहे हैं और आपकी क्या है कंजम्पटिव यूज 2.6 mm पर डे। तो 2.6 से इसे भाग दे दीजिए, mm पर डे आप करेंगे तो देखिए mm कर जाएगा, ये डे ऊपर चला जाएगा और इतने दिनों के अंतराल पर आप जो है क्या करेंगे, इरिगेशन प्रोवाइड करेंगे। इसका ऑप्शन 21 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है। अब आप बताइए आपको इरिगेशन 21.5 दिनों के बाद कराना है, 21.9 दिनों के बाद कराना है, तो आप 21 दिनों में कराएंगे कि 22 दिनों में कराएंगे। यहाँ पे आपका दशमलव का सिस्टम नहीं यूज होगा। देखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो आप 22 डे लेंगे, ठीक है, 22 डेज, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं दिया है, 22 डेज आपका आ जाएगा आंसर। लेकिन आपका जो दिख नहीं रहा होगा, फिर से मैं ऊपर इसको कर देता हूँ, ये आपका CO हो गया कंजम्पटिव यूज। तो अगर आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन देखेंगे तो मैक्सिमम अलाउबल डेफिसिट 56 है और जो कंजम्पटिव यूज है 2.6 है, तो हो जाएगा 21 पॉइंट समथिंग। तो इसे आप 22 डेज लेंगे, 22 डेज के अंतराल पर आप जो है इसे इरिगेशन प्रोवाइड करेंगे। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, मान लीजिए 21.9 आ गया, ठीक है, तो आप 22 दिनों बाद कराने जा रहे हैं। तो अगर आपका जो है ये पॉइंट जो G1 आपका दिन जो है ज्यादा ले रहे हैं, इसका मतलब 0.1 दिन तक पानी जो है पौधों के लिए अवेलेबल नहीं होगा, उस समय आपका पौधों का ग्रोथ जो है रुक जाएगा और क्रॉप की यील्ड जो होगी कम हो जाएगी। तो हमेशा 21.9 जाने के बजाय हम 21 डेज पर ही कर देंगे, ठीक। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और SSC में बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है इन डिटेल्ड एस्टिमेशन what is the percentage of contingency to be considered to the total item work cost as per public work department PWD के अनुसार जो है कंटीजेंसीज कितना लिया जाता है। तो हमने आपको एस्टिमेटिंग पढ़ाया, तो उसमें बताया जो कंटीजेंसी लिया जाता है वो 3 से 5% लिया जाता है। तो इसमें जो वैल्यू दी है वो 5% दी है, तो आप कौन सा लगा देंगे, 5%, थर्ड वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है द टाइप ऑफ क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर इन व्हिच द फ्लो सप्लाई लेवल ऑफ कैनाल इज मच हायर देन द हाई फ्लड लेवल ऑफ स्ट्रीम वाटर। देखिए हमने आपको जब इरिगेशन में क्रॉस ड्रेनेज वर्क पढ़ाया तो उसमें हमने लगभग सारे जो है क्रॉस ड्रेनेज वर्क बताए। तो उसमें ये कह रहा है कि जो है कैनाल को ले जाया जा रहा है ऊपर से, किसके, ड्रेन के ऊपर से कैनाल को ले जाया जा रहा है।
तो आप एक चीज ध्यान रखिए, जब कैनाल ऊपर से जाती है तो उसे एक्विडक्ट कहते हैं, और अगर आपकी ड्रेन ऊपर से जाती है तो उसे जो है क्या कहते हैं, सुपर पैसेज, क्या कहते हैं, सुपर पैसेज जो भी कहते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कैनाल ऊपर से जा रहा है तो क्या हो जाएगा, एक्विडक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। लिखा है इफ द ड्राई डेंसिटी ऑफ अ सर्टेन सॉइल इज 1.5 ग्राम पर ml इन नेचुरल कंडीशन। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन अच्छा है लेकिन इसमें कुछ है नहीं, ठीक है, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अच्छे से। बस लिखा है ड्राई डेंसिटी ऑफ सर्टेन सॉइल इज 1.5 ग्राम पर ml इन नेचुरल कंडीशन, मतलब आपकी जो गामा डी है नेचुरल स्टेट में वो कितना है, 1.5 ग्राम पर ml दिया है, ठीक है, ये नेचुरल कंडीशन की बात हो रही है। अब कह रहा है कि व्हेन 400 ग्राम सॉइल इज पोर्ड वेरी लूजली कंडीशन इन द वेसल, मतलब लूज कंडीशन में आपने क्या किया, पोर्ड किया सॉइल को, मतलब सॉइल को किसी कंटेनर में डाला, ठीक है, वेसल में किसी डाला, और इट्स वॉल्यूम वाज फाउंड 300 ml, मतलब लूज कंडीशन में अगर देखा जाए तो वेट आपका 400 ग्राम है और वॉल्यूम आ रहा है आपका 100 ml। तो आप हमको बताइए कि जो ड्राई डेंसिटी अगर आप निकालेंगे तो क्या WS/V ही तो होता है, और ये किस मतलब स्टेट में होगा। देखिए जब लूज स्टेट में होगा तो डेंसिटी हमेशा, क्योंकि आयतन ज्यादा होगा और जो है वेट तो वही रहेगा, लेकिन लूज स्टेट में आयतन ज्यादा लेगा, तो ये आपकी ड्राई डेंसिटी कौन सी हो जाएगी, मिनिमम वाली हो जाएगी, क्योंकि लूजेस्ट स्टेट बता रहा है तो मिनिमम हो जाएगी 400/300 यानी 4/3 ग्राम प्रति ml, ठीक है, ग्राम प्रति ml हो गया आपका। अब बताइए अगला क्वेश्चन, आगे पढ़िए। When the same soil was vibrated and compacted, मतलब जो वेट आपका था वो सेम है, W आपका 400 ग्राम ही होगा, क्योंकि कणों का भार कभी चेंज नहीं होता, चाहे जितना वाइब्रेट कर दीजिए। एंड देखिए अब वॉल्यूम क्या हुआ, घट गया। पहले जब लूज डाले थे आप तो वॉल्यूम 200 ml था, लेकिन अब वॉल्यूम हो गया 300 ml था, अब 220 ml हो गया, 220 ml हो गया। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉइल, देखिए आईडी ज्ञात करना आपको, डेंसिटी इंडेक्स। तो देखिए अब यहाँ पे गामा डी मैक्सिमम आएगा कि नहीं, क्योंकि जब आपने वाइब्रेट कर दिया तो वॉल्यूम कम हो गया तो डेंसिटी अपने आप बढ़ जाएगी। तो 400/220 ml अब 40/22 ml हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया। अब आपको निकालना है जो है रिलेटिव डेंसिटी। तो आईडी बराबर आपने पढ़ा है ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, यही तो पढ़ा है आपने। इसको अगर हम ड्राई डेंसिटी की फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, आईडी मिनिमम, सॉरी 1 अपॉन आईडी बराबर आपका हो जाएगा 1 अपॉन गामा डी मिनिमम माइनस 1 अपॉन गामा डी नेचुरल अपॉन 1 अपॉन गामा डी मिनिमम माइनस 1 अपॉन गामा डी मैक्सिमम, ठीक है, इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक। अब 1 अपॉन गामा डी आप क्या करिए, मिनिमम लिखिए आईडी। तो गामा डी मिनिमम कितना आया है आपका, जो है 4/3, तो 1 अपॉन 4/3 करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, 3/4 माइनस, आप नेचुरल की बात करेंगे तो 1 अपॉन 1.5 हो जाएगा। पूरे का टोटल करिए अपॉन 1 मतलब 3/4 माइनस 22/40 इंटू 100, इसको आप कैलकुलेट करिए तो 42% आएगा, ठीक है, 42%। दिख रहा है कि नहीं, हमने कुछ किया नहीं, अगर नहीं दिख रहा है तो भी जान लीजिए कि यहाँ पर हमने वैल्यूज रख दी, जो यहाँ पे निकाली है उसी को वैल्यू को रख दिया है, उसके बाद आप निकालेंगे तो 42% आएगा। कैलकुलेट कर लीजिए, समझ में आया कि नहीं आया, कैसे किया जाता है क्वेश्चन, ठीक। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है डिफरेंशियल लेवलिंग इज मेड एट पॉइंट ए एंड बी वन टर्निंग पॉइंट। देखिए ये अभी हमने आपको डिफरेंशियल लेवलिंग बताया, एक रिवर के पॉइंट जो है क्या था, इधर उधर 2 पॉइंट थे, रिवर के एक तरफ एक पॉइंट था, रिवर के दूसरी तरफ दूसरा पॉइंट था। यहाँ पे डिफरेंशियल लेवलिंग किया जा रहा है, ठीक है। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक्चुअली में पूछा क्या, ए डिफरेंशियल लेवलिंग इज मेड बिटवीन पॉइंट ए एंड बी विथ वन टर्निंग पॉइंट। एक टर्निंग पॉइंट लिया गया है, द आरएल रिड्यूस लेवल ऑफ अ पॉइंट ए इज 230 मीटर। देखिए आप आरएल ए का लिख लीजिए, यहाँ पे 230 मीटर दे दिया है, ठीक। और क्या कहा था, इंस्ट्रूमेंट वाज सेट बिटवीन ए पॉइंट एंड द टर्निंग पॉइंट बैक साइड, क्या दिया, देखिए पॉइंट ए और टर्निंग पॉइंट के बीच में आपका जो है इंस्ट्रूमेंट जो है लगाया गया, और ए पर रीडिंग आपकी आई, जो बैक साइड जो आया, बैक साइड आया आपका 1.824 और फोर साइड 1.320,
बैक साइड आपका आया और फोर साइड 1.824 और फोर साइड आपका कितना आया 1.320 ठीक है। यहाँ पर फोर साइड कुछ आएगा नहीं ठीक। अब देखते हैं फिर से जब पॉइंट टर्न किया गया तो फिर से बैक साइड आया आपका 1.620 तो इसी में रखा जाएगा 1.620। फिर आपका फोर साइड यानी लास्ट रीडिंग 1.956 आ गया 1.956 आ गया ठीक है। तो आपको अब बताना है कि रिड्यूस लेवल ऑफ पॉइंट बी ठीक है। आपको पॉइंट ए का रिड्यूस लेवल पता है, आपने पॉइंट ए पर रखा और आपने क्या किया बैक साइड किया तो हाइट आप क्या निकालेंगे आप यहाँ पे हाइट आप इंस्ट्रूमेंट निकाल लेंगे। देखिए आप क्या करें 230 है आपका ए पॉइंट पर तो पहले क्या करते हैं बैक साइड को जोड़ देते हैं। तो बैक साइड को अगर आप जोड़ेंगे तो 230 प्लस 1.824 आ गया ठीक है। अब ये जो आया रीडिंग ठीक है, अब इस रीडिंग में से हम क्या करते हैं फोर साइड को घटा देते हैं तो -1.320 जो लेबलिंग में मेन आप जो है रीडिंग भरते हैं करते हैं वही कर रहा हूं मैं। देखिए जो आपको ज्ञात तल था ए जो है आपका ए का जो है रिड्यूस लेवल आपको 230 दिया था और वहीं पर रखकर स्टाफ हमने क्या देखा रीडिंग बैक साइड में तो उसको मैंने जोड़ दिया तो ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया। फिर हमने क्या किया फोर साइड को हमने घटा दिया ठीक है तो वहां का आरएल आ गया। अब वहां पर फिर से हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट वहां पर ले जाके हमने जब इंस्ट्रूमेंट लगाया तो वहां पर फिर से हमको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चाहिए तो हमने क्या किया कि यहाँ के बैक साइड को इसमें फिर से जोड़ दिया तो 1.620 हो गया। अब हमको आरएल चाहिए तो इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से अगर इसको घटा देंगे फोर साइड को तभी तो आरएल आएगा तो 1.956 आएगा। तो देखिए आपका यही जो है आ जाएगा मतलब 230 प्लस 1.824 माइनस 1.320 प्लस 1.620 माइनस 1.956। देखिए आपको लेबलिंग का अगर मेन कॉन्सेप्ट पता है तो कैसे भी क्वेश्चन आपके आ जाए वो सॉल्व हो जाएंगे। इसको करके देखिए कितना आ रहा है, करके देखिए आंसर बताइए 23.168 मीटर 230 पहला ऑप्शन आपका आना चाहिए ठीक। आ रहा है कि नहीं आ रहा है ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है इफ द शियर स्ट्रेस इज नॉट एक्सीड 400 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपका शियर स्ट्रेस जो है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आपका दिया है 400 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, टाउ आपका जो मैक्स दिया है वो दिया है 400 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है। और क्या कह रहा है कि देन द टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द सॉलिड शाफ्ट ऑफ डायमीटर 40 mm वुड बी। टॉर्क आपको ज्ञात करना है अगर डायमीटर दिया है 40 कितना mm तो कितने आंसर आ रहा है न्यूटन मीटर में आ रहा है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए T/J बराबर टाउ अपॉन आर आपको पता होगा, कुछ करना ही नहीं यार, इसमें T को निकालना है। टाउ आपको दिया है, J आपका क्या हो जाएगा पाई डी की पावर 4/32 अपॉन आर डी बाई 2 यानी T बराबर हो जाएगा 16 टाउ पाई डी क्यू। क्या हो जाएगा 16 यहाँ पे सॉरी 16 यहाँ पे आएगा और ये टाउ इंटू पाई डी क्यूब अपॉन 16 यही आएगा ठीक है। अब इसमें आप क्या रखेंगे, आप जो है इस जो टाउ के जगह पर 400 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर रखिए, इसको मीटर में बदलिए, फिर डी को भी आप मीटर में बदल के रखिए, दोनों को रख के बताइए कितना आ रहा है टी का मान। टी का मान कितना आ रहा है बताइए। आ रहा है आंसर, पहला ऑप्शन आना चाहिए ठीक। हाँ आ जाएगा ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आ गया ना भाई, कैलकुलेट आपको करना है हमको नहीं करना है ठीक है, कैलकुलेट आप ही करिए। अगले क्वेश्चन पे चलिए। ड्राफ्ट ट्यूब्स आर यूज्ड इन व्हिच टाइप ऑफ टरबाइन। ड्राफ्ट ट्यूब का यूज किस टरबाइन में करते हैं, तो देखिए जो ड्राफ्ट ट्यूब होता है उसका यूज हम करते हैं किसमें, फ्रांसिस टरबाइन में। किस टरबाइन में, फ्रांसिस टरबाइन में ठीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है द स्पान ऑफ रिइंफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट बीम इज 10 मीटर। देखिए कोई सीमेंट कंक्रीट बीम है आपकी ठीक है, सीमेंट कंक्रीट बीम है और वो भी कैसी है, रिइंफोर्स्ड है, तो उसका स्पान आपका एल जो दिया है वो कितना दिया है 10 मीटर दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, द इफेक्टिव डेप्थ इज 200 mm। डी आपका इफेक्टिव डेप्थ दिया है 200 mm ठीक है, कोई बात नहीं। इफ द रिइंफोर्स्ड बार इज 10 mm डायमीटर, जो फाई आपका दिया है वो 10 mm डायमीटर की जो है रिइंफोर्स्ड बार है आपकी। यूज्ड एंड क्रैंक्ड, देखिए क्रैंक का क्वेश्चन आ गया 45 डिग्री इन बोथ एंड्स ऑफ बीम द टोटल लेंथ ऑफ बार। कोई क्रैंक लेंथ जो है आपकी कोई बार है
ये कुछ इस तरह से बनी हुई है ये बार, है ना, इस तरह से है। तो इसकी टोटल लेंथ आपको ज्ञात करना है। आपको यहां से यहां तक स्पान के कारण आपको लेंथ तो पता चल जाएगी 10 मीटर, लेकिन जो क्रैंक के कारण लंबाई जो बढ़ी उसका लेंथ आपको ज्ञात करके इस 10 मीटर में आपको ऐड करना है। तो कितना बढ़ती है भाई, एस्टिमेटिंग में आपको पढ़ा चुका हूं इस चीज को, मैं फिर बताऊंगा, लेकिन और भी से बहुत सारे क्वेश्चन है, कई मतलब ये तो 45 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए भी आपको बताया, तो वहां पे जाके देख लीजिएगा। मैं यहाँ 45 डिग्री के लिए बताता हूँ। देखिए ये आपका डेप्थ है, अगर ये डेप्थ है, ये क्रैंक लेंथ है। देखिए तो क्रैंक लेंथ जब आप देखेंगे इसको सीधा करेंगे तो यहाँ तक कुछ आएगा, ठीक है, यहाँ तक आएगा, ये पूरा आपका क्रैंक लेंथ होगा। लेकिन जो आपकी डेप्थ है, ये अगर 45 डिग्री है तो ये भुजा बराबर होगी, तो डेप्थ यहीं तक होगा। तो एक्स्ट्रा लंबाई कितना बढ़ रहा है, L माइनस डी, इतना जो है बढ़ रहा है। अगर हमको L पता चल जाए तो D तो पता ही है, तो हम जो है निकाल लेंगे। अब L कैसे पता चलेगा आपको, देखिए D आपको पता है, इसको निकालना है L को। तो देखिए यहाँ पे आपको लंब पता है D और L, तो साइन 45 बराबर कितना होता है, D बाई L हो जाएगा, ठीक है। तो L बराबर हो जाएगा D अपॉन साइन 45, मतलब L बराबर हो जाएगा D अपॉन 1 अपॉन √2, मतलब √2D, ठीक है। जो लेंथ आपकी आ जा रही है √2D, तो बड़ी लंबाई जो इंक्रीज लेंथ वो कितनी है, L माइनस डी, मतलब √2D माइनस डी, तो कितना हो जाएगा 1.414 होता है, यानी जो है 1.42D माइनस डी कितना हो जाएगा 0.42D, मतलब एक तरफ 0.42D बढ़ रही है लंबाई, तो दूसरी तरफ कितनी बढ़ेगी 2 इंटू 0.42D, यानी 0.84D, ठीक है, 0.84D। तो लंबाई कितना बढ़ी, डेप्थ आपको 200 mm दिया हुआ है, 200 mm दिया हुआ है, तो बड़ी लंबाई कितना हुआ 0.84 इंटू 200, कैलकुलेट करिए 1.68 mm, कितना बड़ा 1.68 mm, ठीक है, 0.168 mm, सॉरी 0.168 mm नहीं यार, 168 mm बढ़ा आपका, ठीक है, कितना 168 mm बढ़ा, ठीक। अब आपको हमको बताइए 168 mm बढ़ा और लंबाई आपकी स्पान कितनी है 10 मीटर है, तो इसको आप लिख सकते हैं 0.168 मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। तो टोटल लेंथ कितनी आएगी 10 प्लस 0.168 इक्वल टू 10.168 मीटर। समझ में आया कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप डायरेक्ट कर दीजिएगा 0.42, हमने आपको पूरा करना बताया कैसे किया जाता है, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है द करेक्शन ऑफ हाइड्रोमीटर टेस्ट रीडिंग फॉर पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ डिस्पर्सिंग एजेंट। देखिए जब आप हाइड्रोमीटर टेस्ट करते हैं या फिर हाइड्रोमीटर टेस्ट करते हैं आपकी जो है सॉइल के पार्टिकल के एनालिसिस करने के लिए, तो वहां पे क्या किया जाता है कि डिस्पर्सिंग एजेंट, जो सॉल्यूशन आपका सस्पेंशन प्राप्त होता है उसमें डिस्पर्सिंग एजेंट मिलाया जाता है। तो डिस्पर्सिंग एजेंट क्या करता है, उसकी विस्कोसिटी को बढ़ा देता है, विस्कोसिटी को बढ़ा देता है तो रीडिंग ज्यादा आने लगती है, तो उसको करेक्शन हम करते हैं, निगेटिव करते हैं उतना, ठीक है। तो जो डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन होता है वो आपका निगेटिव होता है और मेनिस्कस हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। और टेम्परेचर पॉजिटिव और निगेटिव तीनों हो सकता है, दोनों हो सकता है, ठीक। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, समझ में आया चीज। अगला क्वेश्चन है ए हैंड ओपन कंक्रीट मिक्सर वाज परचेजेस, जो 10,000 रुपए में आपको कोई हैंड मिक्सिंग जो है खरीदा गया, आपका हैंड मिक्सर आपका जो खरीदा गया वो आपका मान लीजिए 10,000 में, ठीक है, 10,000 रुपए में खरीदा गया। फिर क्या कह रहा है, द सेल्वेज वैल्यू वी आपको मिला 2,000 रुपए, 2,000 रुपए आपकी क्या हो गई, सेल्वेज वैल्यू हो गई। आफ्टर 4 इयर्स देन द डिप्रिसिएशन, तो डिप्रिसिएशन क्या होता है डी माइनस डी बराबर सी माइनस ये कॉस्ट है बी बाई एन, ठीक है। तो सी आपका 10,000 है, में से 2,000 आपका चला गया सेल्वेज में, 4 कर दीजिए तो कितना आएगा 2,000 रुपए, कितना आ जाएगा 2,000 रुपए। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है डार्सी लॉ इज वैलिड फॉर द फ्लो ऑफ वाटर इन। देखिए डार्सी लॉ जो आपका वैलिड होता है वो हमेशा किसके लिए, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए। तो इसमें देखिए बहुत लोग जो है इस बार इस क्वेश्चन में कंफ्यूज थे, लेकिन आपको लगाना है क्ले, और क्ले 100% सही ऑप्शन है, ठीक है, 100%, ठीक है। तो क्ले होगा डार्सी लॉ के लिए, ठीक। अगला क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी द एवरेज लाइफ ऑफ वुड फॉर हाई ड्यूरेबिलिटी एज पर स्टैंडर्ड टेस्ट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। मतलब अगर आप देखें ड्यूरेबिलिटी के आधार पर, देखें उसकी वुड की लाइफ के आधार पर, मतलब ड्यूरेबिलिटी के आधार पर वुड की लाइफ कितना नाप जो है माना जाता है। अगर हाई ड्यूरेबिलिटी है, हाई ड्यूरेबिलिटी है तो 120 मंथ,
कितना 120 मंथ्स माना जाता है आपको, 120 मंथ्स, ठीक है। तो सही हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। A hall of dimension 3.5 meter and length 2.5 meter and breadth of finishing is 2.5 centimeter thick a gray artificial stone floor, then the total quantity of stone floor। देखिए हमने एस्टिमेटिंग आपको पढ़ाया, तो फ्लोर की क्वांटिटी किसमें मेजर करते हैं, मीटर स्क्वायर में। कब, जब स्पेसिफाइड थिकनेस दी हो। तो आप देखिए इसमें स्पेसिफाइड थिकनेस दी है कि नहीं दी है भैया, 2.5 सेंटीमीटर दी है। तो हमको इससे मतलब ही नहीं है, हमको जब मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं तो थिकनेस दी है, तो आप क्या करिए 3.5 इंटू क्या कर दीजिए 2.5, कितना आ जाएगा 8.5 मीटर स्क्वायर, 8.75 सॉरी मीटर स्क्वायर, 8.75 मीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा आंसर। देखिए क्यूबिक मीटर में निकालने मत फंसिएगा कि मानते हैं टोटल क्वांटिटी पूछा है तो चले थिकनेस से भी मल्टीप्लाई कर दें, नहीं। जब स्पेसिफाइड थिकनेस की बात कर दी तब आपको मीटर स्क्वायर में बताना है, क्योंकि फ्लोर की क्वांटिटी आप किसमें मेजर करते हैं, मीटर स्क्वायर में। अगला क्वेश्चन है कि आपको यूनिट क्या बताना है, यूनिट स्पीड बताना है। तो यूनिट स्पीड क्या होता है, n/√h, ठीक है। क्या होता है n/√h, किसके लिए, टरबाइन के लिए। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यूनिट स्पीड। ये सब याद करने वाले क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है एन ऑथराइज्ड सर्वेयर मेजर द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ प्लान ड्रॉन टू द स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर इक्वल 50 मीटर। एक कोई सर्वेयर है, कोई प्लान उसको मिला और उसमें जो प्लान जो स्केल जो है मतलब करेक्ट स्केल आपकी है, करेक्ट स्केल मतलब इसी स्केल पर प्लान में बनाया गया है, वो 1 सेंटीमीटर बराबर 50 मीटर पे है, ठीक। और क्या कह रहा है इसने, क्या जो है डिस्टेंस कितना मांगा है, जो है ये करेक्ट लेंथ आपकी आएगी 500 मीटर, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, हाउएवर ही वेरीफाइड दैट ही मिस्टेकली यूज्ड, मतलब इसने रॉन्ग स्केल का यूज कर दिया, रॉन्ग स्केल यूज कर दिया। और रॉन्ग स्केल इसने कितना यूज किया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 25 मीटर, ठीक है। तो आपको रॉन्ग लेंथ बताना है, ठीक है। तो करेक्ट लेंथ आपका देखिए L बराबर L डैश यहाँ इंटू रॉन्ग स्केल बटे करेक्ट स्केल, ठीक है। मतलब कहने का हुआ कि जो आपकी करेक्ट लेंथ होगी, करेक्ट लेंथ बराबर हो जाएगी रॉन्ग लेंथ इंटू रॉन्ग स्केल अपॉन करेक्ट स्केल, ठीक है। तो करेक्ट लेंथ आपकी 500 मीटर है, रॉन्ग लेंथ आपको याद करनी है, ठीक है। और इंटू आपका जो है रॉन्ग स्केल कितनी है 1/25 और करेक्ट स्केल कितनी है 1/50। तो देखिए 25 इंटू 2 50, ठीक है। तो ये हो जाएगा L बराबर L डैश आपका हो जाएगा कितना 2 आपका आएगा ऊपर, तो 2 इधर जाएगा तो 250 मीटर, 250 मीटर नहीं, देखिए गलत हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, ध्यान दीजिए। जो आपका रॉन्ग स्केल होता है, जो रॉन्ग लेंथ होता है सॉरी, वो होता है आपका करेक्ट लेंथ, ठीक है। करेक्ट लेंथ इंटू रॉन्ग स्केल अपॉन करेक्ट स्केल, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसमें रखिए आप, तो रॉन्ग लेंथ आपका कितना दिया हुआ है उसको ज्ञात करना है आपको। करेक्ट लेंथ आपकी 500 मीटर है और रॉन्ग स्केल क्या है 1/25 और ये है 1/50। तो ये 22 हो जाएगा, 2 ऊपर जाके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना 1000 मीटर आएगा, 1000 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा करेक्शन करिएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, सेगमेंटल आर्च हैज थिकनेस 40 सेंटीमीटर विथ एन इनर रेडियस 2 मीटर एंड द लेंथ ऑफ इनर आर्क 3 मीटर, देन द क्वांटिटी ऑफ आर्च मेसनरी फॉर अ लेंथ ऑफ 2 मीटर। देखिए जो सेगमेंटल आर्च आपका होता है, मैंने इसको एस्टिमेटिंग में पढ़ाया है, और देखिए जो मैं पढ़ाया हूं वही क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, ठीक है। तो एस्टिमेटिंग जरूर पढ़ लीजिए, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, और एस्टिमेटिंग से 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी के लिए, उसको आप जरूर पढ़िए। एक कोई सेगमेंटल आर्च है कुछ इस प्रकार का, ठीक है। ये आपका सेगमेंटल आर्च है, ये यहां तक है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा बन जाए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको समझना आपको है, ठीक है। ये आपका आर्च हो गया। इसमें क्या कह रहा है, जो रेडियस है इनर रेडियस आपका 2 मीटर दिया है, मतलब यहां से अगर देखा जाए तो ये जो लेंथ दी है ये 2 मीटर दिया हुआ है, इनर रेडियस की बात किया है। और इसकी जो इनर आर्क दिया है वो 3 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। इनर आर्क कितना दिया 3 मीटर और जो है इसकी लेंथ 2 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको टोटल क्वांटिटी याद करना है और 40 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस है। तो जब हम इसको पढ़ा रहे थे तो हम बता रहे थे इसकी मध्यमान लंबाई अगर निकल जाए
ठीक है। LM अगर आपकी निकल जाए तो सारा काम सॉल्व हो जाएगा। तो LM निकालना है आपको, तो पहले इसका एंगल निकालिए। तो कोण बराबर क्या होता है, चाप बराबर होता है कोण गुणे त्रिज्या, यही तो होता है। आर्क बराबर एंगल इंटू रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल आपको थीटा ज्ञात करना है, तो 3/2 आपका आ जाएगा क्या, एंगल 3/2 रेडियन में आपका एंगल आ जाएगा, ठीक है। अब आप बताइए, जो अगर आप मध्यमान रेडियस RM ज्ञात करें तो कितना हो जाएगा, 2 + 40/2, और ये मीटर में है तो यहाँ पे 0.4/2 यानी 2.2 मीटर, ठीक है। आपको पता चल गया रेडियस, तो ये लेंथ क्या हो जाएगी, जब यहां तक रेडियस पता चल गई, कोण तो दोनों के लिए सेम होगा, कोण सेम है, लेंथ आपको ज्ञात करनी है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे चाप आपको ज्ञात करना है, तो LM बराबर हो जाएगा, एंगल आपका 3/2 ही रहेगा, और त्रिज्या यहाँ पे 2.2 हो जाएगी, और इसको आप काटेंगे तो 1.1 यानी LM बराबर आपका 3.3 मीटर आ गया। अब मध्यमान लंबाई आ गया, तो क्वांटिटी बराबर हम आपको बताए थे, LM मध्यमान लंबाई 3.3 इंटू थिकनेस 0.4 इंटू लेंथ 2, करिए कितना आएगा, 2.64 मीटर क्यूब आ रहा है कोई ऑप्शन, हाँ सेकंड ऑप्शन आपका आ रहा है 2.64 मीटर क्यूब। समझ में आ गया कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ हैवी ड्यूटी बर्न्ड क्ले ब्रिक्स हैविंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ग्रेटर देन 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मतलब आपकी कोई हैवी ड्यूटी ब्रिक है, देखिए हैवी ड्यूटी ब्रिक का अगर नॉर्मली वाटर एब्जॉर्प्शन पूछता है तो आप 10% लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेंथ स्पेसिफाइड कर दिया 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो आप यहाँ पे लगाएंगे 5%, कितना 5%, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, which of the following is not a purpose of valuation। हमने आपको वैल्यूएशन पढ़ाया तो उसमें बताया पर्पस, तो जो टैक्स फिक्सेशन, इंश्योरेंस प्रीमियम, रेंट फिक्सेशन, ये सब पर्पस होते हैं, लेकिन स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल ये अलग चीज होता है, ये आपका कहते हैं कि वैल्यूएशन का पर्पस नहीं है, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, द फाइनेंस ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट इज टेस्टेड बाय, जो पोर्टलैंड सीमेंट की फाइनेंस होती है किसके द्वारा ज्ञात करते हैं आपको, ब्लेंस जो है एयर परमिबिलिटी मेथड, ठीक है सही हो जाएगा। लिखा है कि देयर इज एन अर्थन डैम ऑफ हाइड्रोलिक हेड 50 मीटर, कोई अर्थन डैम है आपका और उसका हाइड्रोलिक हेड दिया है आपको कितना 50 मीटर, यानी एच की वैल्यू कितना दिया 50 मीटर, हाइड्रोलिक हेड दिया है आपका 50 मीटर, ठीक। और क्या कह रहा है कि द कोफिशिएंट ऑफ हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, ठीक है, के आपको दिया, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी का मतलब परमिबिलिटी आपको दिया है 5 सेंटीमीटर पर डे, 5 सेंटीमीटर पर डे दिया हुआ है। इफ इट कंसिस्ट 6 इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स एंड फ्लोनेट्स, मतलब जो है इट कंसिस्ट ऑफ 6 इक्विपोटेंशियल ड्रॉप एंड फ्लोनेट, ड्रॉप इन अ फ्लोनेट मतलब जो है 6 इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स जो है इन फ्लोनेट में क्या कर रहा है ये ले रहा है, और एनडी आपका दिया हुआ है 10 और एनएफ दिया हुआ है आपका 4, तो आपको ज्ञात करना है डिस्चार्ज, तो क्यू बराबर होता है के एच एन एफ अपॉन एन डी, ठीक है। तो के आपको यहाँ पे रखना किस में है, एच आपको 50 मीटर दिया ही दिया है, के आपको रखना है देखिए 5 सेंटीमीटर पर डे, आंसर आपका मीटर क्यूब पर सेकंड में आ रहा है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलिएगा आप, ठीक है आपको करना है ये मीटर में है ही है, तो आपका जो डिस्चार्ज आएगा वो मीटर क्यूब पर सेकंड में आ जाएगा, ठीक। इसको आप कैलकुलेट करके बताइए, कोई फार्मूला हम आपको बता ही दिए हैं, एन एफ अपॉन एन डी, के एच के की वैल्यू आप मीटर पर सेकंड में रख के इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, समझ में आया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है फॉर कंक्रीट दैट नीड्स टू बी यूज फॉर वियरिंग सरफेसेस, मतलब कोई रोड है उसके वियरिंग सरफेस पर किसी कंक्रीट को यूज किया जा रहा है, तो फॉर अ रन बेस्ड रोड एंड पेवमेंट्स अकॉर्डिंग टू IS 283/1970 द एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू शुड नॉट एक्सीड बाय वेट। देखिए इंपैक्ट वैल्यू अगर हम वियरिंग कोर्स के लिए यूज कर रहे हैं तो 30 डिग्री से अधिक, 30% से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, और नॉर्मल की बात करें तो 45 से अधिक नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ कंक्रीट मिक्स इज 0.5, मतलब वाटर सीमेंट रेशियो आपका 0.45 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर 3 बैग सीमेंट, ठीक है। तो आपको पता है जो वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सीमेंट इक्वल टू वाटर सीमेंट रेशियो होता है ना, तो वेट ऑफ वाटर आपको ज्ञात करना है, मान लीजिए W हो गया, वेट ऑफ सीमेंट 3 बोरी है, 50 से मल्टीप्लाई कर दें इक्वल टू 0.45, उधर जाएगा तो वेट ऑफ वाटर आपका निकल के चला आएगा। 45 इंटू 3 इंटू 50 कर देंगे, 0.45 इंटू 3 इंटू 50 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 67.5 शायद आ गया क्या, देख लीजिएगा आप।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब वाटर वेपर फ्रॉम एयर इज कॉल्ड। देखिए जब कोई भी सॉइल की अगर हम बात कर लें, कोई भी मटेरियल हो सकता है, लेकिन अगर हम सॉइल की बात करें तो सॉइल क्या करता है कि जो एनवायरनमेंट होता है उससे वाटर को अब्सॉर्ब करता है। एनवायरनमेंट में जो वाटर पाया जाता है वो वेपर के रूप में पाया जाता है, तो इस गुण को हाइग्रोस्कोपिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये गुण कोई भी मटेरियल कर सकता है। ठीक है, कोई आपकी स्किन भी करती है, आपकी स्किन भी कभी मतलब एब्सॉर्ब करती है, तो वो भी हाइग्रोस्कोपिसिटी भी कहलाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू कैनेडीज थ्योरी ऑफ डिजाइन ऑफ कैनाल। कैनेडी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कैनाल को आपको डिजाइन करना है तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो लिखा है कैनेडी कंसीडर रेजिम चैनल। कैनेडी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। ठीक है, कैनेडी द मीन डायमीटर ऑफ बेड मटेरियल इज रिलेटेड टू सिल्ट फैक्टर। यही तो उनकी कमी थी कि सिल्ट फैक्टर को उन्होंने कंसीडर नहीं किया था। द क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो फैक्टर इज यूज्ड फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी कंजम्पशन। देखिए जो अब कैनेडी साहब ने बनाया था तो उन्होंने सीवीआर की बात की थी, क्या था, वेलोसिटी अपॉन क्रिटिकल वेलोसिटी जो भी था। ठीक है, तो क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो आपको, तो ये आपका सही हो जाएगा कैनेडी थ्योरी के आधार पर। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं। इसमें आपको मैच कराना है, लिखा है मैनोमीटर। मैनोमीटर से आप क्या करते हैं, प्रेशर एट पॉइंट इन पाइप। ठीक है, तो पहले का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पिटोट ट्यूब से वेलोसिटी इन पाइप फ्लो, देखिए वेलोसिटी से रिलेटेड और कहीं दिया नहीं तो वेलोसिटी इन पाइप फ्लो दूसरे का ए, नहीं तो अगर चैनल का दिया होता तो चैनल लगा देते, दूसरे का ए हो गया। तीसरा वेंचुरीमीटर से डिस्चार्ज थ्रू पाइप, तीसरे का फोर्थ हो जाएगा आपका डी। और क्या कह रहा है, नॉचेस डिस्चार्ज थ्रू स्मॉल कैनाल। ठीक है, तो चौथे का बी हो जाएगा। मैच करा लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, सी ए डी बी, सी ए डी बी, यानी सेकंड ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर फ्रॉम द फॉलोइंग। डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर कौन से होते हैं, वह स्ट्रक्चर जिसमें जो है नंबर ऑफ रिएक्शन या नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस की संख्या नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम संख्या के बराबर या उससे कम हो, तो आप क्या कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट है। अगर नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस आपके जो है नंबर ऑफ जो है क्या इक्विलिब्रियम कंडीशन से ज्यादा हो गए अननोन फोर्सेस, तो इनडिटर्मिनेट हो जाएगा। तो कंटीन्यूअस बीम आपका देखते हैं इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। टू हिंज आर्च आपका जो है इनडिटर्मिनेट है। फिक्स्ड बीम आपकी इनडिटरमिनेट है, लेकिन कैंटिलीवर बीम आप देखिए नॉर्मली सॉल्व कर लेते हैं सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ वाई सिग्मा एम बराबर 0 से, तो ये आपका डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। यही 3 इंच आर्च दिया होता तो 3 इंच आर्च भी आपका जो क्या होता है, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होता है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, द स्केल दैट इज यूज्ड टू मेजर मीटर डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर्स इज कॉल्ड। वह स्केल जिसमें 3 पैमाने दिए होते हैं, तो आपने डिप्लोमा में पढ़ा होगा, बचपन में पढ़ा होगा कि उसे डायगोनल स्केल कहते हैं। ठीक है, तो डायगोनल स्केल हो जाएगा आपका। लास्ट क्वेश्चन है हमारा द प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वेज। ये लगभग 3-4 एग्जाम में लगातार पूछा गया, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ले लिया। तो जो पैरेललिज्म, क्योंकि आप देखिए प्लेन टेबल से आप करते हैं तो क्या करते हैं, कई सारी लाइंस आप देखिए पैरेलल चलाते हैं फिड्यूशियल एज के। ठीक है, तो वही आपका कहलाता है पैरेललिज्म। ठीक है, जो भी आप, ठीक है, पैरेललिज्म जो है, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो आज के क्वेश्चंस आपको कैसे लगे जरूर बताइए, और टेस्ट सीरीज अच्छी चल रही है कि नहीं आप पहले बताइए। इतने क्वेश्चंस हुए, आपने मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सही हुए कि नहीं, और जो गलत हुए वहां पे समझ में आया कि नहीं आया, ये सब चीजें आप जरूर बताइए। और चैनल, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई है, आपको क्वेश्चन कराने का तरीका अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, शेयर करें, और रोज जो है आप 12 बजे आ जाया करिए। और डेली आपकी क्लासेस चलती हैं, और ये समझ लीजिए 1 महीने में आप जो यहाँ से पढ़ेंगे, वो जब आप पेपर दे के आएंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ कितने क्वेश्चन इस बोर्ड से आपको मिल गए। ठीक है, तो जरूर क्लास लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।